Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Master from FII. This class, ninth history, chapter number 2, socialism in Europe and the Russian Revolution. This is lecture number 3 of this chapter. Let's start today's first topic. Our today's first topic is the February Revolution in Petrograd. तो आप सबको पता ही है कि पेट्रोग्रेड जो है वो कैपिटल थी पहले रशिया की। इससे पहले इसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हम कह सकते हैं दुश्मनी बढ़ गई थी जर्मनी के साथ, उसके बाद इस जर्मन रिलेटेड नाम सेंट पीटर्सबर्ग को चेंज करके उस शहर का नाम रखा गया पेट्रोग्रेड। तो वहां पे अगर हम बात करें, जो सिटी थी वो डिवाइड थी दो हिस्सों में। एक्चुअली में इस पेट्रोग्रेड सिटी के बीच में एक रिवर बहता है जिसका नाम है रिवर नीवा। तो उसके राइट बैंक में वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज वगैरह लोकेट थी। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि राइट बैंक के साइड में सिर्फ फैक्ट्रीज थी और साथ में वो क्वार्टर जहाँ पे वर्कर्स वगैरह रहते थे। और जो लेफ्ट बैंक था वहाँ पे फैशनेबल एरियाज था, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह या ड्यूमा वगैरह, सब कुछ लेफ्ट बैंक के साइड में था। इसके अलावा अगर हम बात करें फरवरी 1917 में काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेज वहाँ पे देखने को मिली, जो वर्कर्स क्वार्टर्स खास तौर पे थे, क्योंकि आप सबको पता है 1917 के दौरान भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लाई उस वक्त आर्मी को की जा रही थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें उस वक्त विंटर का सीजन था, तो विंटर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है -20s के आसपास चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में लॉकडाउन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह थे उनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थी और उसके साथ साथ उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके अगले दिन, इसका मतलब 23 फरवरी, जो वर्कर्स थे तकरीबन 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की। किनकी सिंपैथी में? उनके उनके सिंपैथी में जिन्होंने 22 फरवरी को हम कह सकते हैं लॉकआउट किया था, या हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद वुमेन्स ने भी इसको ज्वाइन किया। अगर हम बात करें ये जो वुमेन्स का डे है, इसी डे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है। अब आप समझोगे कि जो वुमेन्स का इंटरनेशनल डे है वो 8 मार्च को है। तो यहाँ पे फरवरी की बात चल रही है, तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली में रशिया में उस वक्त जूलियन कैलेंडर चल रहा था और आज वहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। तो जिसका मतलब अगर हम बात करें, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो हम डेट्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये 13 डेज का इसमें डिफरेंस आता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह थे इन वर्कर्स की, इन्होंने फिर राइट राइट बैंक में, सॉरी जो राइट बैंक था वहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेशन तो कर रहे थे। उसके बाद जो फैशनेबल सेक्शन था लेफ्ट साइड में, रिवर नीवा की साइड में, तो वहाँ पे वो एंटर होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हम कह सकते हैं स्ट्राइक्स वगैरह होती है, प्रोटेस्ट्स वगैरह होते हैं। तो अगर हम देखें इस वक़्त कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह वहाँ पे एक्टिवली ऑर्गेनाइज़ नहीं थी फैशनेबल सेक्शन में। तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे जब हंगामा किया, इन्होंने जब जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको घेरा। उसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ट्रूप्स को वहाँ पे तैनात किया कि इन पर लाठी चार्ज वगैरह किया जाए। तो एक दिन ये फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट खत्म करते थे तो दूसरे दिन वापस आते थे। तो इसी तरह अगर हम बात करें 25th 26th 27th फेब को ये वापस आते थे। उसके बाद अगर हमने देखा कि पुलिस हेडक्वार्टर वगैरह को डिमोलिश किया गया और लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह दी जाती थी वहाँ पे, खास तौर पे ब्रेड वेजेस एंड बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। इस तरह की स्लोगन्स लोग देने लगे, इस तरह की डिमांड्स वो गवर्नमेंट के सामने रखने लगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो कैवलरी थी, कैवलरी वो होती है जिसमें जो फौज होती है वो घुड़सवार पर जाते हैं, तो उनको वहाँ पे कहा गया कि आप शूट करो जो भी प्रोटेस्टर्स वगैरह सामने आते हैं। तो उसके बाद जो ये सोल्जर्स वगैरह थे इन्होंने
हम कह सकते हैं शूट करने से इनकार किया। उसके बाद सोल्जर्स और वर्कर्स ने मिलकर सोवियत बनाए। सोवियत का मतलब होता है काउंसिल। इस तरह की हम कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई। और उसके बाद ये सारे लोग ड्यूमा में मिले, जो कि वहाँ का पार्लियामेंट था। तो इसको इन्होंने नाम दिया पेट्रोग्रेड सोवियत, क्योंकि ये पेट्रोग्रेड सिटी में ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसलिए इसका नाम पेट्रोग्रेड सोवियत रखा गया। और उसके बाद जो सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। एक्चुअली में यहाँ पे मसला ये हुआ कि जो आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह थे वो किंग के पास चले गए, जो जार निकोलस सेकंड थे, और उनको कहा कि अगर आप अपने पावर्स अब भी नहीं देंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा खराबी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले ही रशिया काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं परेशानियों में गिरा है, काफ़ी मिजरेबल कंडीशंस है लोगों की भी, इसलिए आपको पावर्स देने पड़ेंगे। तो इस तरह से सेकंड मार्च जो 1917 है, उसमें किंग अपने पावर्स देता है। इस तरह से जो मोनार्ची है उसका खात्मा होता है, इस और प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करने लगती है, जिसको वहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज, एडल्ट सफरेज के तौर पे वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट वो होती है जो जल्दबाजी में या इमरजेंसी में गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ फरवरी रेवोल्यूशन के बाद, आइए देखते हैं। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, इसके जो हम कह सकते हैं इसमें जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहे, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इसका मतलब ये सारे लोग जो थे, ये मिडिल क्लास या अमीर घरानों के लोग थे, जिन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट पे कंट्रोल हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ लिबरल सोशलिस्ट वगैरह जो थे, वो चाहते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम चुने। तो उसके बाद अगर हम देखें, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक मीटिंग्स पे लगाई गई, एसोसिएशंस वगैरह को रिमूव किया गया। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर हम बात करें, पहले वर्कर्स ने ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी आर्मी के साथ मिलकर, लेकिन इसमें इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ही टॉप पोजीशंस पे रहे, जिसके बाद उन्होंने वही चीज़ें की जो मोनार्ची के अंडर में होती थी। पब्लिक मीटिंग्स पर बैन करना, एसोसिएशंस वगैरह को ख़त्म करना। उसके बाद अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आते हैं एक्साइल से, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री से निकाला गया था। लेकिन व्लादिमीर लेनिन ने पहले से ही रशिया को कहा था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो वापस आने के बाद उन्होंने अप्रैल में अप्रैल थीसिस दी, जिसमें उनकी डिमांड थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें से हम वापसी करें, या हम कह सकते हैं उस वार को हम एंड करें यहीं पर। जो लैंड है, जो नोबल्स वगैरह के पास है, चर्च के पास है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग पीजेंट्स। और इसके अलावा बैंक्स या जो इंडस्ट्रीज है इनको नेशनलाइज करें, इनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाए। तो ये पहले से ही प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। उसके बाद इन्होंने मतलब यहाँ पे पॉइंट बताया कि हम बोल्शेविक पार्टी का चेंज नाम करेंगे और इसका नाम रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। तो वर्कर्स काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं इनका साथ देते गए, लेकिन बोल्शेविक पार्टी के जो अपने मेंबर्स थे, वो व्लादिमीर लेनिन से इस बार इत्तेफाक नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था हमें फ़िलहाल प्रोविज़नल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट थी, उन्हें जब लगा कि बोल्शेविक्स हमारे लिए खतरा है, तो उन्होंने इनके खिलाफ स्टर्न एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ जो कंट्री साइड था, जो गाँव के इलाके थे, वहाँ पे पीजेंट्स ने क्या किया, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, उनके लीडर्स ने वहाँ पे लैंड जो है पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की। तो ये सिलसिला रहा जुलाई टू सितंबर 1917। उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन किस तरह से आई, अक्टूबर में क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अ, द रेवोल्यूशन ऑफ 1917, अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, अगर हम बात करें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपस में था। उस वक़्त बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर व्लादिमीर लेनिन को लगा कि कहीं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डिक्टेटरशिप मतलब हम कह सकते हैं शुरू ना करे, किसी मतलब पावरफुल पर्सन को वो डिक्टेटर ना बनाए। तो सितंबर में उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस वगैरह हुए। तो बोल्शेविक्स वगैरह ने फैसला किया कि हम अपराइजिंग करेंगे।
हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को ख़त्म करके खुद यहाँ पे कंट्रोल हासिल करेंगे। उसके लिए अक्टूबर 16, 1917 में जो लेनिन थे उन्होंने श्वेत पेट्रोग्रेड श्वेत और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं बोल्शेविक पार्टी के जो बाकी मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, जिसका हेड उन्होंने रखा लियोन ट्रॉट्स्की को, और उसका डेट उन्होंने सीक्रेट रखा कि हम कब अटैक करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो प्राइम मिनिस्टर प्रोविजनल गवर्नमेंट का था जिसका नाम था केरेंस्की, उसे लगा कि शायद कुछ यहाँ पे दाल में कुछ काला है, शायद बोल्शेविक्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो उन्होंने फौज को जमा किया और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने छापे वगैरह पड़वाए, जिसमें एक बिल्डिंग में 2 बोल्शेविक पेपर्स को सीज कर लिया गया। और जो ये प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, प्रो गवर्नमेंट का मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोल हासिल किया टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेज वगैरह में, और इसके अलावा विंटर पैलेस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन उसके बाद ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी जो कि बोल्शेविक्स ने बनाई थी, उन्होंने क्या किया, तकरीबन तकरीबन 24 अक्टूबर के शाम को एक शिप जो वहाँ पे रिवर नीवा था उसमें से आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम था शिप अरोरा, जिसने विंटर पैलेस पे शेलिंग शुरू की। उसके बाद और भी छोटे-छोटे वेसल्स वगैरह जो थे, छोटे-छोटे समुद्री जहाज वगैरह जो रिवर नीवा में एंटर होके आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स पर कंट्रोल हासिल किया। उसके बाद धीरे-धीरे इन्होंने ड्यूमा पर भी कंट्रोल हासिल किया और वहाँ के मेंबर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी तरह से बोल्शेविक के जो हम कह सकते हैं सपोर्टर्स वगैरह थे, उन्होंने और भी शहरों में इस तरह की अपराइजिंग की, जिसकी वजह से दिसंबर 1917 तक बोल्शेविक और मॉस्को, अ, या हम कह सकते हैं पेट्रोग्रेड मॉस्को इलाके बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आ गए थे। उसके बाद व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या हुआ? जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बोल्शेविक्स थे वो सोशलिज्म को मानते थे। उनके हिसाब से इंडस्ट्रीज बैंक्स वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए। तो इन्होंने 19 नवंबर 1917 में ऐसा ही किया, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को इन्होंने नेशनलाइज किया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे थे, प्राइवेट ओनरशिप को ये मानने से इनकार करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर हम बात करें गाँव में, इन्होंने कहा कि जो लैंड है वो सोशल प्रॉपर्टी है, इसलिए जो पीजेंट्स है उनको हम अलाउ करते हैं कि वो आपस में जो नोबिलिटी के पास ज़मीन है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करे। इसी तरह से सिटीज़ में जो बड़े-बड़े मकान वगैरह थे, हाउसेस थे, उनको पार्टीशन किया गया। अलग-अलग फैमिलीज़ को वो उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके मतलब हम कह सकते हैं अंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इसके अलावा एरिस्टोक्रेट टाइटल्स वगैरह को बैन किया गया। नई-नई यूनिफ़ॉर्म्स के नए-नए डिज़ाइन्स बनाए गए आर्मी ऑफिशियल्स के लिए। इसके अलावा नया आर्किटेक्चर जो है वो सामने आया। उस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह बनाने लगे। इसके अलावा बोल्शेविक पार्टी को जो है नाम वो चेंज कर लिया गया, इसका नाम रखा गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस वहाँ पे शुरू किए। लेकिन उसमें उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद जनवरी 1918 में जो असेंबली थी, क्योंकि बोल्शेविक्स को उसमें मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो उन्होंने बोल्शेविक मेजर्स को मानने से इनकार किया। तो जो लेनिन बोल्शेविक्स के लीडर थे उसने असेंबली को ही डिसमिस किया। उसने कहा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, ये जो पार्लियामेंट है, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट इससे पहले बनी थी। इसलिए जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है हमें इसको ख़त्म करना है। तो मार्च 1918 में अपोजिशन के बावजूद जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने बाकी पार्टीज को हम कह सकते हैं ख़त्म किया। इसके अलावा जो एक ट्रीटी थी जर्मनी के साथ जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोस्क, जो एक ट्रीटी हुई थी उसके तहत इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम कह सकते हैं संन्यास ले लिया। इन्होंने उस जंग में फर्दर शिरकत करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग किस्म की फ़ौज वगैरह या हम सीक्रेट पुलिस वगैरह कह सकते हैं, चीका वगैरह बनाई, जिसमें ओजीपीयू, एनकेवीडी वगैरह
इन्होंने बनाए। कोई भी इंसान जो सोशलिस्ट्स के खिलाफ या बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलता था, तो उसको वो गिरफ्तार करते थे। इस तरह से इनका पूरी तरह से दबदबा छा गया पूरे रशिया में। बहुत सारे यंग राइटर्स वगैरह जो थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि बोल्शेविक चेंज चाहते थे। क्योंकि अगर हम बात करें, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर चलते थे, जिनका कहना था कि जो हम कह सकते हैं वर्कर्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं, वो एक इंडस्ट्री को आला मुकाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसका सारा क्रेडिट या प्रॉफिट जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ही मिलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट दिन ब दिन अमीर होता जाता है, लेकिन वर्कर्स हमेशा गरीब ही रहते हैं। अब जो ये सोशलिज्म का कंसेप्ट बोल्शेविक्स लाए थे, तो इससे लोगों को एक उम्मीद हम कह सकते हैं वो जाग गई थी उनके अंदर में। तो इंशाल्लाह इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।